जी कैफ 8 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। चैप्टर 18 हम लेक्चर 45 चैप्टर 18 चल रहा है हमारा, जो कि रिलेट करता है किस कंसेप्ट से कि क्या हम अपने ऑडिट में एंगेजमेंट टीम के अलावा कुछ दूसरे लोगों से हेल्प ले सकते हैं। इसका जवाब है यस। और चैप्टर 18 हमें यह बताता है कि दो तरह के लोगों से हम ज्यादातर हेल्प लेते हैं, हालांकि कुछ और लोग भी हैं लेकिन ज्यादा जो हेल्प हम लेते हैं या जो ज्यादा अहम है वो दो तरह के लोग, एक इंटरनल ऑडिटर और दूसरा एक्सपर्ट। तो ये चैप्टर में दोनों कंसेप्ट डिस्कस होंगे कि हम इंटरनल ऑडिटर से अगर हेल्प लेना चाहें एविडेंस ऑब्टेन करने में किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, और इसी तरह अगर हमने एक्सपर्ट से हेल्प लेनी हो तो हम किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। पहले हमने इंटरनल ऑडिट स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट पढ़े थे कि इंटरनल ऑडिटर कौन है, एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ इसका कंपैरिजन क्या है, और इंटरनल ऑडिटर की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। एक्टिविटीज याद है आपको? स्कोप, इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में कौन कौन सी एक्टिविटीज है? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्ट। शाबाश। तो हमने कल के लेक्चर में एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ इसका डिफरेंस भी पढ़ा और इसके स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल है वो भी पढ़ी। तो जब इसकी स्कोप ऑफ एक्टिविटीज पढ़ी तो हमें इस बात का पता चला कि इंटरनल ऑडिटर के स्कोप में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो एक्सटर्नल ऑडिटर के स्कोप में भी हैं। यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क और एक्सटर्नल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क सेम है। हाँ, इंटरनल ऑडिटर उससे ज्यादा भी कुछ काम करता है, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर ऑपरेशनल ऑडिट नहीं करता, उसे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑपरेशन से कोई गर्ज नहीं है। जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, क्योंकि वो डायरेक्टर्स का एम्प्लॉय थोड़ी है कि जो डायरेक्टर कहेंगे वही काम करता रहेगा। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इंटरनल ऑडिटर भी करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स वगैरह। तो अब हम आज ये स्टडी करने जा रहे हैं कि जब दोनों का स्कोप ऑफ वर्क जिस जगह पे कॉमन है उस जगह पे ये एंड पे एक्सटर्नल ऑडिटर ने आके प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लेकिन अगर उसी जगह पे ऑलरेडी इंटरनल ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म किए हुए हैं तो क्या इंटरनल ऑडिटर के काम को ही यूज किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा, कल के लेक्चर में जब हमने कंक्लूड किया था तो मैंने आपको एक अहम चीज बताई थी कि इंटरनल ऑडिटर से हेल्प हम दो तरीकों से ले सकते हैं। एक तरीका यह है कि ऑलरेडी जो उसने पिछले महीनों में अपना काम किया हुआ है उसके वर्क को हम यूज कर लें, ठीक है, और दूसरा कि हम उसके वर्क को नहीं यूज करें बल्कि हम इंटरनल ऑडिटर को अपनी डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू में उससे स्क्रैच से काम करवाएं, ठीक है। तो दो तरह के यूजेस हैं, एक उसके वर्क को यूज करना और दूसरा इंटरनल ऑडिटर को अपनी सुपरविजन, डायरेक्शन में यूज करना। इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब है इंटरनल ऑडिटर डायरेक्टली एक्सटर्नल ऑडिटर को असिस्ट कर रहे हैं, उनके कहे के मुताबिक काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए, एक यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर का कंसेप्ट है, एक है डायरेक्ट असिस्टेंस। डायरेक्टर्स को किस में एतराज हो सकता है? डायरेक्ट असिस्टेंस में डायरेक्टर कहता है कि भाई बंदे मेरे, तनख्वाह मैं दे रहा हूं और काम आप अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। हाँ, जो पुराना काम इन्होंने किया हुआ है, जो हमने अपने पर्पस के लिए करवाया था, वो अगर आपको अच्छा लगता है यूज करना, वो कर लें, उसमें कोई एडिशनल एफर्ट उसको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा डायरेक्टर्स को इसके ऊपर समटाइम एतराज हो सकता है। तो इंटरनल ऑडिट में हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं इस टॉपिक को, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और डायरेक्ट असिस्टेंस। आज का जो हमारा लेक्चर है सारे का सारा ये बेस कर रहा है यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर पे। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। कल के लेक्चर में डायरेक्ट असिस्टेंस सीखेंगे कि अगर हमने इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ऑब्टेन करनी है, इसका तरीकाकार क्या होगा, कब ऑब्टेन करनी चाहिए, इसका तरीकाकार क्या होगा। आज के लेक्चर में क्या सीखना है हमने? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर के रूल्स क्या हैं। अगर हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना चाहते हैं, देखिए टर्म को समझे, इंटरनल ऑडिटर के किए गए वर्क को यूज करना चाहते हैं तो उसमें क्या रूल्स हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। स्टैंडर्ड हमें इजाजत जरूर देता है लेकिन कहता है कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिनका आपने ध्यान रखना है। वो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो स्टडी करते हैं। कहता है सबसे पहले तीन बड़ी जिम्मेदारियां हैं हमारी, तीन बड़ी जिम्मेदारियां। जब कभी आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करेंगे, यूजिंग दी वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जब कभी इंटरनल ऑडिटर के वर्क को आप यूज करना चाहते हैं, तीन बड़ी जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी, इवैल्यूएट करें इंटरनल ऑडिटर को। इसे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी कह सकते हैं, इंटरनल ऑडिटर भी कह सकते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट तो एक ही चीज के दो नाम है। इंटरनल ऑडिटर का मतलब है जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आपने वैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कि क्या ये लोग अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है, ये लोग इस काबिल भी हैं कि नहीं कि इनके काम को इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे डिसाइड करना है एरियाज कि किन एरिया में इनके वर्क को यूज कर सकते हैं, किन एरियाज में इनके वर्क को यूज नहीं कर सकते। और तीसरा डिसीजन है कि अगर इनके वर्क को यूज करना है तो इनके वर्क को इवैल्यूएट करना है, एडिक्वेसी को। आपने एक मुहावरा सुना होगा, अक्सर मैं इस जगह पे शेयर करता हूं, ऊंची दुकान ठीक है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड ये कहते हैं आपने जब किसी एक्सपर्ट के पास जाना है ना तो आपने देखना है दुकान भी ऊंची होनी चाहिए, पकवान भी मीठा होना चाहिए। ऊंची दुकान मीठा पकवान। ऊंची दुकान का मतलब क्या है कि आपने वैल्यूएट करना है उस प्रोफेशनल को, उसका मार्केट में नाम हो, उसकी मार्केट में रेपुटेशन हो। हमने उस जो बंदा काम कर रहा है उसको वैल्यूएट करना। अच्छा मुझे बताइए, अगर हमने जिस बंदे से काम करवा रहे हैं वो बंदा इवैल्यूएट कर लिया कि वो बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत ऑब्जेक्टिविटी है उसमें, बड़ी सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ काम कर रहा है, उसको वैल्यूएट कर लिया, तो जो उसने काम किया क्या उसको भी वैल्यूएट करना चाहिए? उसको भी वैल्यूएट करना चाहिए, ठीक है, उसको भी वैल्यूएट करना चाहिए। तो इसीलिए स्टैंडर्ड ने वैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन के साथ साथ दूसरा कंसेप्ट क्या रखा है, वैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क, यानी उसने जो काम किया है उसको भी वैल्यूएट करो। यानी ये नहीं मशहूर हलवाई है तो अच्छा नाम बड़ा अच्छा है उसे ऑर्डर दे दिया बस, और जब उसने ऑर्डर डिलीवर किया तो चक्के नहीं देखा। और जितना मर्जी मशहूर हलवाई हो भाई, उसको अगर हमने किसी तकरीब के लिए ऑर्डर दिया है तो सैंपल बेस पे एक दो रसगुल्ले चक्के देख लेने चाहिए ना, कहीं इसमें नमक तो नहीं है। हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसने बनाया कैसे है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उसकी फाइनल आउटपुट है, फाइनल प्रोडक्ट, उसको तो वैल्यूएट कर देना चाहिए ना, वो एडिक्वेट है कि नहीं। यही स्टैंडर्ड हमें बता रहा है, कह रहा है जब कभी आपने इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना है, आपने दो बड़े काम करने हैं, जिम्मेदारियां तीन हैं, बड़े काम दो जो काम करना है। बड़ा काम क्या करना है, इंटरनल ऑडिट को वैल्यूएट, उसको भी वैल्यूएट करना है, उसके वर्क को भी वैल्यूएट करना है, लेकिन एक डिसीजन भी करना है क्या कि किस एरिया में उसके वर्क को यूज करना है, किस में यूज नहीं करना। तो अगर हम कंप्रीहेंसिव अप्रोच के मुताबिक देखें तो जब कभी इंटरनल ऑडिटर के वर्क को हमने यूज करना है, हमने तीन काम करने हैं, तीन काम। पहला काम क्या करना है, इवैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। डिटेल्स बाद में बताऊंगा, पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर दूं। भाई इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इवैल्यूएट करो, चेक करो ये इंटरनल ऑडिट वाले इस काबिल भी है कि नहीं कि काम को यूज किया जा सके। अगर इसमें सारे एफए पास हैं या ऐसे लोग हैं जो कि मैनेजमेंट के अंडर काम करते हैं, तो इनका होना ना होना हमारे लिए एक, भाई ऐसा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ऐसा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो डिपेंडेंट नहीं है मैनेजमेंट से, ऐसा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो सिस्टमैटिक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ काम नहीं करता, वो रिटन फॉर्म में काम नहीं करता, ज़बानी कलामी काम कर लेते हैं सारे, उनके काम का कोई रिव्यू नहीं करता। अगर इस तरह का इंटरनल डिपार्टमेंट है तो आपका स्टैंडर्ड यहीं पे खत्म। कैसे? आप कहेंगे हमने वैल्यूएट किया था इंटरनल डिपार्टमेंट को, ये अच्छा इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं है, इसके वर्क को यूज नहीं कर सकते। सबसे पहला लेसन जो स्टैंडर्ड हमें देता है, कहता है तीन चीजें चेक करनी है। पहली चीज क्या है, वैल्यूएट। अगर इंटरनल डिपार्टमेंट अच्छा है, अच्छे से मुराद क्या है, कंपिटेंट हो, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब इंडिपेंडेंट हो, और उसकी सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच हो। जिस इंटरनल ऑडिटर में ये तीनों चीजें हैं, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, वो अच्छा है, वो इस काबिल है कि उसके वर्क को हम यूज कर सके। जिसमें कंपिटेंस नहीं, या जिसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं, या जिसमें सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच नहीं, उसके वर्क को यूज नहीं करना। ये बात समझ आ गई? डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। मेन कंसेप्ट बिल्ड हो गया। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या करता है, अगर इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करना, क्या करो, इवैल्यूएट करो इंटरनल ऑडिट। इवैल्यूएट करने में हमने तीन चीजें कौन सी देखनी है, कंपिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। अगर ये चीजें यस हैं तो क्या करें, आगे चलें, उसके वर्क को यूज कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई एक चीज भी नो है तो फिर इसको छोड़ दो, खुद काम करो। फर्ज कीजिए पहले में हम पास हो गए, इंटरनल ऑडिट वाला पास हो गया, कंपिटेंट भी था, ऑब्जेक्टिव भी था, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के साथ भी काम कर रहा था। दूसरा लेसन स्टैंडर्ड ये कहता है उसको यूज तो कर लो, लेकिन अब ये फैसला करो कि किस एरिया में उसके वर्क को यूज करना है, किस एरिया में नहीं करना। स्टैंडर्ड क्लियरली कहता है भाईजान आपने हर काम उससे नहीं कर, उसका हर काम इस्तेमाल नहीं कर लेना,
उसका हर काम इस्तेमाल नहीं करना। कुछ एरियाज पे उसके वर्क यूज कर सकते हैं, कुछ एरिया पे उसका वर्क यूज नहीं कर सकते। जैसे छोटी सी एग्जांपल, ऐसे एरियाज जिनमें रिस्क और जजमेंट ज्यादा हैं, जिसमें रिस्क और जजमेंट, गैस कीजिए, ऐसे एरियाज जिनमें रिस्क और जजमेंट ज्यादा है, इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज ना करें। और जिनमें रिस्क और जजमेंट कम है उनमें कर सकते हैं, और जिनमें दरमियाने हैं उधर थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा कर लें थोड़ा ना कर लें। जैसे इस रिक्वायरमेंट सामने रखते हुए मुझे बताइए, क्या हम डेवलपमेंट कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन और उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए इंटरनल ऑडिटर की वर्किंग को यूज कर सकते हैं? और ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो कैपिटलाइजेशन है, ये रिस्की। अगर आप अभी आपकी जजमेंट में भी स्टैंडर्ड ने छोड़ा है, अगर आपको लग रहा है ये रिस्की है, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें ज्यादा जजमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर इसमें इंटरनल ऑडिटर का को यूज नहीं करना। और मुझे लग रहा है इसमें जजमेंट्स इन्वॉल्व है। अच्छा, और इसके साथ अगर आपने कुछ रिपेयर एक्सपेंसेस वेरीफाई करने हैं जो इंटरनल ऑडिट की टीम ने भी वेरीफाई किए हुए हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स को एज इट इज यूज कर सकते हैं। इस एरिया में रिपेयर एक्सपेंसेस यूज कर सकते हैं। क्यों? इसमें रिस्क नहीं है ज्यादा, इसमें ज्यादा जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से बताइए कि क्या आप ऐसे एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल, चलें आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आप जब कभी किसी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाए ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। अंडरस्टैंडिंग से मुराद उसके सारे सिस्टम को समझना है। अगर हम खुद ये काम करें ना तो कैसे करते हैं भला? हम क्लाइंट के सिस्टम प्रेमिसेस में जाते हैं, उसका गोदाम वगैरह, जो सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जिसकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, उस सिस्टम को घूमते फिरते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, हर एक बंदे से पूछते हैं जी आपका क्या नाम, क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, और फिर बाद में शाम को बैठ के उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं कि ये हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन की और इस अंडरस्टैंडिंग को हमने डॉक्यूमेंट कर लिया। ये काम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ डॉक्यूमेंटेशन का। क्या हम यूज कर सकते हैं? क्या हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा बहुत रीचेक जरूर कर ले, हर काम को थोड़ा बहुत रीचेक जरूर करेंगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि हो सकता है उसने गलत लिखा हो, तो इसको रीचेक जरूर करेंगे। तीसरा स्टेप यही है, इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क, कि इंटरनल ऑडिटर का जो भी वर्क यूज करें उसका थोड़ा बहुत रीचेक जरूर करना है, लेकिन उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले ये बताइए क्या इस एरिया में वर्क यूज? बिल्कुल। तो जनरल रूल क्या है? जिस एरिया में रिस्क और जजमेंट हाई है वहां पे इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज क्यों? बता, स्टैंडर्ड उसकी रीजन बताता है। कहता है इसलिए कि आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जितना मर्जी कॉम्पिटेंट हो, जितना मर्जी ऑब्जेक्टिव और सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ काम कर रहा हो, वो बहरहाल उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है, उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जितना एक्सटर्नल ऑडिटर है। वो मैनेजमेंट से तो हो सकता है 100% इंडिपेंडेंट हो, लेकिन एंटिटी से कभी भी 100% इंडिपेंडेंट नहीं होता, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर एंटिटी से भी इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए चूंकि वो इंडिपेंडेंस का वो लेवल नहीं है, इसीलिए आप हर एरिया में उसके वर्क को यूज नहीं कर सकते। रिस्की एरियाज में, जजमेंट्स वाले एरिया में आपने खुद काम करना है, ताकि ऐसा ना हो उन एरियाज में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अपनी कंपनी को फेवर दे दे। दूसरा भी पॉइंट समझ आ गया? पहले पॉइंट में स्टैंडर्ड, जब हमने स्टैंडर्ड से ये कहा कि हम इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ने हमें कहा 3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम क्या? इंटरनल ऑडिटर फंक्शन को, डिपार्टमेंट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, हमने कर लिया। फिर दूसरा डिसीजन है, इसके लिए कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते, दूसरे ये डिसीजन है। क्या डिसीजन है? कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वाले के वर्क को यूज कर सकते किस एरिया में। तो हमें स्टैंडर्ड ने इसमें क्या समझाया इस कंसेप्ट में? कुछ एरिया में वर्क को यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, कुछ में ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी 3 कैटेगरीज। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनमें वर्क को यूज कर सकते हैं, कुछ में बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ में लेस वर्क को यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड किस चीज पे कर रहा होता है? रिस्क पे और जो जजमेंट इन्वॉल्व होती है उस एरिया। चलिए, हमने कहा ठीक है सर, जो रिस्की एरियाज हैं उनमें हम इसके वर्क को यूज नहीं करते, बल्कि जो मॉडरेट रिस्की एरियाज हैं उनमें भी यूज नहीं करते। लेस रिस्क वाले एरिया में तो हमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज करने की इजाजत है ना। स्टैंडर्ड ने कहा बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन यहां पे फिर उसने कहा कि नहीं, उसके वर्क को भी चेक करो। हमने कहा ये क्या? जब पता चल गया बंदा ठीक है, जब पता चल गया बंदे से जो काम करवा रहे हैं वो भी ज्यादा लंबा चौड़ा कॉम्प्लेक्स रिस्की नहीं है, तो फिर जो भी उसने काम किया होगा ठीक, कंपिटेंट बंदा है, आसान सा काम है, कंपिटेंट बंदा है, आसान सा काम है, तो जो उसने काम किया उसको भी रीचेक करने की जरूरत है। स्टैंडर्ड ने कहा यस है।
यस है। आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जब तक आप उसके काम को चेक नहीं करेंगे नहीं बनेगा। ये रिक्वायरमेंट आज से 15-20 साल पहले ना, आज से 15-20 साल पहले की दुनिया निस्बतन डिफरेंट होती थी। उसमें कुछ चीजें जो हैं वो किसी और तरीके से अप्लाई होती थी। ऑडिट प्रोफेशन में भी इसी तरह है। आज से 15 से 20 साल पहले वाले, 2009 से पहले वाले जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो बड़े सिंपल होते थे। वो पता क्या कहते थे, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना याद होता था। इसमें उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या होती थी, उस वक्त रिक्वायरमेंट ये होती थी, पहले समझ लें ताकि रिक्वायरमेंट समझने में आसानी हो, उसकी नेसेसिटी क्यों है ये। उस वक्त रिक्वायरमेंट ये होती है, आपने इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से या एक्सपर्ट से कोई काम लेना है ना, उसको चेक कर लें। इंटरनल ऑडिट वाले को चेक कर लें वो कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, एक्सपर्ट को चेक कर लें कंपिटेंट ऑब्जेक्टिव है। उनके वर्क को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सपर्ट की एग्जाम्पल लेना, हम कहते तो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसने काम किया तो है। हमने जब ये देख लिया बंदा ठीक है तो उसका मतलब है काम भी ठीक करता होगा। लेकिन बाद में पता चला ये असम्पशन गलत है। बाज़ औक़ात बहुत कंपिटेंट लोग होते हैं काम ठीक नहीं करते। ये तो मैंने खुद भी देखा हुआ है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपीरियंस, लेकिन पूछे ना कोई टेक्निकल चीज काम नहीं आता उन्हें, ऐसे होता है। ठीक है, तो याद रखें कंपिटेंस का ये, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा अच्छा काम करेगा, ट्रू के फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, लाजमी नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि जब कोई एक्सपर्ट की आपने कंपिटेंस कैपेबिलिटी देख ली बहुत अच्छी है, किसी इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस कैपेबिलिटी बेहतरीन है कंप्यूटर, क्या एज्यूम करने के उसका काम भी ठीक होगा? नहीं। बाज़ का ऐसा होता था कि इंटरनल डिपार्टमेंट में बाकी काम ठीक करते थे, जिस जगह पे कोई गड़बड़ होती थी ना, डायरेक्टर के साथ मिलके या मैनेजमेंट के साथ मिलके उसको छुपा लेते थे, बाकी सारे काम ठीक करते थे। बज़ाहिर लगता था कि बहुत अच्छा इंटरनल ऑडिट फंक्शन काम कर रहा है और इनके कुछ प्रोसीजर भी देखे तो बड़े अच्छे, लेकिन कुछ एरियाज पे जाके मैनेजमेंट को फेवर दे देते थे। इसी तरह एक्सपर्ट स्टार्ट में पता चलता था बड़ा मशहूर है और काम भी अच्छे तरीके से करता है, स्टार्ट में इंडिपेंडेंट था, लेकिन बाद में मैनेजमेंट ने रिश्वत दे के अपनी फेवर में रिपोर्ट लिख दी। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसीलिए मुझे बताइए, क्या हमें सिर्फ प्रोफेशनल को इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसके वर्क की एडिक्वेसी को भी चेक करना, काम को भी देखना चाहिए एडिक्वेट है कि नहीं? इसलिए स्टैंडर्ड ने कहा पहले उस प्रोफेशनल को इवैल्यूएट करो जिसको यूज करना है, जिसे हेल्प लेनी है, फिर डिसाइड करो किस एरिया में हेल्प लेनी है किस में नहीं, फिर जिस एरिया में हेल्प लेनी है उस एरिया में जो उसका काम है उसको भी चेक करो। याद रखें ये बड़ी क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ वर्क। खास तौर पे एक्सपर्ट को बाज़ औक़ात इतराज होता है, कहता है आप इतने बड़े साइंसदान हैं कि मेरे किए हुए काम को चेक करेंगे, तो खुद ही क्यों नहीं कर लेते? खुद ही माइंड कर जाते हैं लोग बाज़ औक़ात। तो स्टैंडर्ड इसकी भी रीजन बताता है, वो हम जब एक्सपर्ट वाले टॉपिक में जाएंगे फिर डिस्कस करेंगे। जब काम चेक करना है फिर बाकी हाँ, अगला क्वेश्चन है, जब काम चेक करना है तो फिर बाकी स्टेप्स करने का क्या फायदा? जब इसको मैं पिछले कंसेप्ट से रिलेट कर रहा हूं, जब अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वेरीफाई करना है तो रिस्क असेसमेंट का फायदा क्या? फायदा रिस्क असेसमेंट का फायदा ये कि इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और हमने प्रोसीजर की एक्सटेंट क्या रखनी है। इसी तरह ये आगे चल के बताएगा आपको कि जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ना आपने, इसकी एक्सटेंट क्या होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है, वो बताता है। कहते हैं इसकी एक्सटेंट, यहाँ पे जो आप चेकिंग कर रहे होते हैं ना, चेकिंग कर रहे होते हैं, इसकी एक्सटेंट डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर। आपका इंटरनल ऑडिटर या एक्सपर्ट जिससे हेल्प ले रहे हैं, जितना कंपिटेंट जितना इंडिपेंडेंट होगा, आपकी चेकिंग करनी जरूर है, चेकिंग उतनी कम हो जाएगी, और एरिया जितना रिस्की जितना जजमेंट होगी एक्सटेंट ज्यादा होगी। अब हम दोनों चीजों को सामने रख के ट्यून अप करते हैं कि हमारे प्रोसीजर की एक्सटेंट क्या होनी चाहिए। तो मेन 3 काम स्टैंडर्ड ने हमें बताए हैं। जब कभी इंटरनल और इवन यही फ्लो, यही कंसेप्ट, यही चलेंगे, बेसिक कंसेप्ट यही होंगे एक्सपर्ट वाले में भी। इसमें इंटरनल वाले में हमें 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि इसमें इंटरनल के आगे 2 फर्दर है टाइप्स, यूजिंग द वर्क अलग है, डायरेक्ट असिस्टेंस अलग है। एक्सपर्ट में नहीं है ये, एक्सपर्ट में सिर्फ यूजिंग द वर्क है। और एक्सपर्ट वाला एक लेक्चर में बड़ी आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक थीम यही चल रहा होता है कि एक्सपर्ट को वैल्यूएट करो, एरिया देखो किस एरिया में उसको यूज करना है, और फिर उसका वर्क वैल्यूएट करो। भाई ये चीजें समझ आ गई। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से, अब थोड़ा डिटेल में। इस पूरे चैप्टर में एक ही केस स्टडी वो बना सकता है, पास्ट में जो बनाता आ रहा है एक ही केस स्टडी, और वो है इस कंसेप्ट में से, इवैल्यूएट द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। हमें वो किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, इसमें बीए पास लोग काम करते हैं। जिसने बीए पास ना किया हो, बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, उसको इंटरनल डिपार्टमेंट में एंट्री नहीं देते। बताइए क्या चीज? कंपिटेंस नहीं। इस तरीके से इंफॉर्मेशन ऐसे किसी भी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में दी होगी, आपने वैल्यूएट करना है कि ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट स्ट्रांग है कि वीक है।
ठीक है, उसने डिफरेंट इंफॉर्मेशन दी होगी। कुछ इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट को इंडिकेट कर रही होंगी, कुछ वीक को इंडिकेट कर रही होंगी। आपने सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, प्लस वालों को भी माइनस वालों को भी, और नीचे फिर एंड पे डिसीजन देना है। अगर प्लस वाले पॉइंट ज्यादा हुए, आपका डिसीजन क्या होगा कि ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट अच्छा है, इसके वर्क को यूज कर सकते हैं। और अगर माइनस वाले पॉइंट ज्यादा हुए, कहेंगे अच्छा नहीं है, इसके वर्क को यूज नहीं। लेकिन याद रखिए दोनों तरह के पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं, और बात बड़ी ट्रिकी स्टेटमेंट दे देता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करता हूं कि केस स्टडी, उसने कहा कि जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो सीएफओ का बैचमेट था जब दोनों क्वालिफाई पढ़ रहे थे, और इस दोस्ती की वजह से अब इंटरनल हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट इसका बड़ा अच्छा फायदा उठाता है। क्या वो किसी भी वक्त मैनेजमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है और ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करता है, और अगर उसे कोई वीकनेस नजर आए ना तो वो मॉडर्न सोच का मालिक है, वो ये लिखत पढ़त में नहीं जाता, ऑन द स्पॉट ऑर्डर देता है, और उसके सीएफओ के साथ अच्छे रिलेशन की वजह से जो मैनेजरियल एम्प्लॉइज है उसको इमीडिएट कर देते हैं, जिससे टाइम सेव हो जाता है। इवेल्युएट कीजिए ये इंटरनल डिपार्टमेंट गुड है या बैड है। अच्छा, बज़ाहिर लग रहा है कि बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं वो, लेकिन असल में इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। एक ऑब्जेक्टिविटी, शाबाश नहीं भाई, वो असल में इसका क्या होगा कि छोटे छोटे मसले तो वो आइडेंटिफाई कर रहा होगा, लेकिन जो सीएफओ का मसला होगा वो तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा ना। एक मसला ऑब्जेक्ट, दूसरा मसला कौन सा है? अप्रोच का। इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, काम की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिससे पता चले कि वर्क हुआ कि नहीं हुआ। घर जाके केस स्टडी आपने रीड कर ली, समझ आ गई सारी चीजें, लेकिन उसको लिखा नहीं है, और आपने आगे कहा सर अगर मैं लिखने बैठता ना तो 2 केस स्टडी कर पाता, मैंने सिर्फ पढ़ा है 5 केस स्टडीज की हैं, तो शाबाश देनी चाहिए। नहीं भाई, ऐसे जब लिखना ही नहीं सीखा, जब केस स्टडी को लिखना ही नहीं सीखा तो 50 केस स्टडी कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो उन केस स्टडीज, उन 50 केस स्टडीज का कोई फायदा नहीं है जो आपको लिखना ना आए और एग्जाम में प्रेजेंट ना कर सके। इससे बेहतर वो 5 केस स्टडीज हैं जो आपने लिख के अटेम्प्ट किया, प्रेजेंटेशन आपको पता है, और एग्जाम में आप कम से कम 70-80% उसको अटेम्प्ट कर दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड खुद से ये कहते हैं, रूल आपको बताया था ना, समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। हमारा प्रोफेशन का रूल है कि जो चीज आपने डॉक्यूमेंट नहीं की, लिखी नहीं, वो ऐसा होता है जैसे कभी आपने किया ही नहीं। तो जो आप आगे मुझे कह रहे होते हैं पहले सर पढ़ लिया है, केस स्टडी की, असाइनमेंट किया, ज़बानी कलामी किया, तो ये आपके कहने से 15 साल पहले हमें हमारे प्रोफेशन में सिखा दिया था उन्होंने कि जो चीज डॉक्यूमेंट नहीं की इसका मतलब क्या है, नहीं की। हमें भी पता होता नहीं की, पढ़ने से कभी भी नहीं समझ आता उसके अंदर ऊंच नीच क्या है क्वेश्चन की। अकाउंटिंग की कभी प्रैक्टिस ऐसे करते हैं, अकाउंटिंग के टीचर को कहते हैं सर पढ़ लिया बस, समझ आ गई थी, नहीं कहते हैं ये? अच्छा सच में मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग हाँ हल करना पड़ता है सारा, उसमें कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, जो आप उस क्वेश्चन के अंदर घुसे, बैलेंस शीट टैली नहीं होती ना, तब पता चलता है क्या प्रॉब्लम थी इसके अंदर, ये एडजस्टमेंट भी करने थे। उसी तरह केस स्टडी के अंदर भी एक एक लफ्ज में बाज़ औक़ात एडजस्टमेंट या कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट होता है, वो बाहर आगे देखिए। ये समझ आ गया आपको? हमने जब इवेल्युएट करना है, स्टेप नंबर 1 पे इंटरनल ऑडिटर में क्या चीजें देखनी है? कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिनरी। इस पूरे चैप्टर में जो वो केस स्टडी बना रहा है, बनाता एक ही तरह की, उसमें क्या करता है वो? हमें किसी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और कहता है कमेंट कीजिए इसके ऊपर। हमने कैसे कमेंट करना होता है? उसके प्लस पढ़ गए, जो उसके प्लस पॉइंट हो वो भी लिखने हैं, जो माइनस पॉइंट हो वो भी लिखने हैं, और एंड पे कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंक्लूजन चाहे स्ट्रॉन्ग लिखे वीक, इसके मार्क्स नहीं, मार्क्स किसके मिलेंगे? आपके आर्गुमेंट प्लस और माइनस उठाए हैं कि नहीं उठाए। अच्छा आगे चलते हैं। जब हमने इवैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, तो क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है। हालांकि इंटरनल ऑडिट की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड नहीं है तो इसका यह मतलब थोड़े कि होनी नहीं चाहिए, भाई उसे पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। ठीक है, एक इनके ऑर्गेनाइजेशन है, शायद मैंने पहले बताया था, IIA, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, उसका मेंबर हो तो क्या ही बात है। चलो मेंबर नहीं भी है, कम से कम MBA वगैरह उसने किया और एक्सपीरियंस हो, उसका एक्सपीरियंस हो, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस, जितनी ज्यादा क्वालिफिकेशन, उतना ही कॉम्पिटेंस लेवल हाई। स्पेसिफिक नॉलेज हो, स्पेसिफिक नॉलेज से क्या मुराद है? उस एंटिटी से रिलेटेड उस इंडस्ट्री का नॉलेज हो, उस इंडस्ट्री का नॉलेज हो। MCB का CFO या हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और PIA का CFO जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है,
आप शाहीन एयरलाइंस के लिए हायरिंग कर रहे हैं, किसको प्रेफर करेंगे? पीआईए, क्योंकि उसका स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, उससे पता है कि इसकी एयरलाइंस में क्या मसाइल होते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी अडॉप्ट करनी होती है, उनकी एप्लीकेशन एस्टिमेट्स किस तरीके से होते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ठीक है, यहां पे किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर की अपनी अलग है। तो इसीलिए सिर्फ ये नहीं है कि अब देखें मैं कहूं आपसे भाई मैं एक्सपीरियंस बंदा हूं टीचिंग में, मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप कहेंगे वाह वाह वाह, और मैं कहता हूं अच्छा इसीलिए मैं आपको अगले सेशन से टैक्स पढ़ाऊंगा, आप कहेंगे सर जी एक्सपीरियंस किसी और चीज में आपका, पढ़ा कुछ और, मैं कहता नहीं टीचिंग एक्सपीरियंस 15 साल। बताइए सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए कि रेलिवेंट भी होना चाहिए? रेलिवेंट भी, यही चीज हमें सिखा रहा है कि आपने ये देखना है कि उनके पास इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज है कि नहीं है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होना जरूरी है। और हमारे लिए भी याद रखें, किसी भी क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाते हैं उसकी इंडस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। हर इंडस्ट्री के अपने रिस्क होते हैं, हर इंडस्ट्रीज की अलहदा से अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, हर इंडस्ट्री के अपने मसले मसाइल होते हैं स्पेसिफिक, तो हमें याद रखें उसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक डील करना, यही बता रहा है। एग्री करते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज भी होना चाहिए इंटरनल डिपार्टमेंट के पास, यानी उस कंपनी का ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, जैसे हमारी एक्सटर्नल ऑडिटर की ट्रेनिंग होती है कि नहीं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। रिसोर्सेज सफिशिएंट होने चाहिए, यानी मैनेजमेंट के पास अगर कंप्यूटर्स हैं वो कंप्यूटर पे काम करें, इंटरनल ऑडिट वाले को उन्होंने कॉपी पेंसिल दी हुई है जी काम करें, क्या अच्छा इंटरनल ऑडिट काम हो सकता है? नहीं हो सकता। उनके पास भी सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं मैनेजमेंट में 200 लोग काम कर रहे हैं और इधर 2-3 लोगों को इंटरनल डिपार्टमेंट बना दिया बस। रिसोर्सेज से मुराद ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसोर्सेज भी हैं। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में कंपिटेंस होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? ये ध्यान से सुनना है कि कब इंडिपेंडेंट होगा कब नहीं। ऑब्जेक्टिविटी या इंडिपेंडेंस का मतलब है एम्प्लॉयमेंट के डिसीजन, यानी हायरिंग फायरिंग प्रमोशन के डिसीजन किसको करने चाहिए? डायरेक्टर्स को। अगर डायरेक्टर्स करेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी है, अगर यही काम सीएफओ सीईओ करेगा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। रिपोर्टेबल टू डायरेक्टर है ऑब्जेक्टिविटी, रिपोर्टेबल टू सीएफओ सीईओ है ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। स्कोप ऑफ वर्क जितना ज्यादा वाइड होगा उतना ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन अगर स्कोप लिमिट कर दिया जाए, डायरेक्टर्स कहें भाई बाकी सारे एरियाज देखने हैं तुमने, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कोई चीज भी नहीं देखनी, तो क्या इंटरनल डिपार्टमेंट वाला मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखेगा? नहीं देखेगा। वो कहेगा सर मुझे तो जो काम आपने कहना है मैंने वही करना है, नहीं देखता मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जितना इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क कम होता जाएगा ना उतना ही उसकी ऑब्जेक्टिविटी कम होती जाएगी। अच्छा अगर मुझे बताइए यही स्टेटमेंट अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को दे डायरेक्टर, क्या आपने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में नहीं जाना, बाकी जो मर्जी करे, क्या हम मान लेते हैं? हम नहीं मानते, हम कहते हैं ये स्कोप लिमिटेशन है। और स्कोप लिमिटेशन हो तो क्या करते हैं? स्कोप लिमिटेशन हो तो क्या करते हैं? रिपोर्ट पे क्वालिफाइड ओपिनियन शाबाश देते हैं। अगर इफेक्ट मटेरियल हो तो क्वालिफाइड, और परवेसिव हो तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन शाबाश। कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए, कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है? मैं आपसे कहूं टेस्ट करो, जब आप टेस्ट कर ले तो मैं कहूं खुद ही चेक कर लो, ये क्या? ये है कंफ्लिक्टिंग, नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। कंफ्लिक्ट इंटरनल ऑडिटर के केस में कंफ्लिक्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि इसको कोई ऐसा काम नहीं देना चाहिए जो मैनेजमेंट का है, क्योंकि अगर इंटरनल ऑडिट वाला मैनेजमेंट का काम करेगा तो फिर चेक कौन करेगा? बैंक रिकंसिलिएशन, 2 काम बता रहा हूं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा मैनेजमेंट करेगी और कौन सा इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। एक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, एक है चेक करना कि मंथली बीआरएस बन रही है कि नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना ये मैनेजमेंट को करना चाहिए, ये कंट्रोल है, कंट्रोल एक्टिविटी है। और ये चेक करना कि बीआरएस बन रही है कि नहीं, ये मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल है, ये इंटरनल ऑडिटर को करना चाहिए। ये मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल की बात समझ आई? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल का ये मतलब नहीं है कि कंट्रोल परफॉर्म करना है, बल्कि इसका मतलब क्या है? चेक करना है। अच्छा कंसेप्ट से कंसेप्ट निकला है और बात जहन में आगे अगर कहें तो बताता हूं, लिंक हो रही है। एक और एग्जांपल से कंसेप्ट को समझते हैं, कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज वाले को, कि मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट करे, सिखा क्या रहा है? मैनेजमेंट का काम मैनेजमेंट करे, इंटरनल ऑडिटर्स का काम इंटरनल ऑडिट करे। अगर इंटरनल ऑडिटर्स वाले मैनेजमेंट का काम कर रहे होंगे वो कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटीज है। डायरेक्टर की मर्जी है, वो देना चाहे दे सकते हैं, इंटरनल ऑडिट वालों को कुछ भी काम दे सकते हैं,
लेकिन अगर मैनेजमेंट का काम देते हैं तो फिर उनकी यूटिलिटी कम हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी कम हो जाती है। रूल ये है कि जब कभी सेल इनवाइस बनेगी, सेल इनवाइस उसे एक पर्सन अप्रूव करेगा उसे कि इनवाइस ठीक बनी है। एक टास्क है इनवाइस को अप्रूव करना, दूसरा टास्क है चेक करना कि सेल इनवाइसेस अप्रूव हो रही हैं कि नहीं हो रही। पहला काम मैनेजमेंट को करना चाहिए, दूसरा काम इंटरनल ऑडिटर को करना। बिल्कुल ठीक है, अगर इंटरनल ऑडिटर ही इनवाइसेस की अप्रूवल देख रहा हो, वो इनवाइस को अप्रूव कर रहा होगा, तो फिर चेक कौन करेगा कि अप्रूवल हो? कोई नहीं चेक कर सकता। अच्छा, अब यहां पे मैं इसको टेक्निकल वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। 3 टर्म्स है, तीनों में फर्क बता रहा हूं, ये याद रखिएगा। एक चैप्टर की बेस इन पे खड़ी है, इस लाइन पे जो मैं आगे बता रहा हूं, जो कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर मैनेजमेंट अप्रूवल कर रही है, ये कहलाता है कंट्रोल एक्टिविटी। मैनेजमेंट का अप्रूवल करना, मैनेजमेंट का रिकंसिलिएशन बनाना, ये क्या कहलाता है? कंट्रोल एक्टिविटी। इंटरनल ऑडिटर का चेक करना कि अप्रूवल हो रही है कि नहीं, रिकंसिलिएशन हो रही है कि नहीं, वगैरह वगैरह, ये कहलाता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। और अगर यही काम एक्सटर्नल ऑडिटर करे तो ये कहलाता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल 100% एक ही चीज का नाम है। फर्क सिर्फ ये है, अगर इंटरनल ऑडिटर करे वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल होगी, अगर एक्सटर्नल ऑडिटर करे तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल होगी। तो आगे चल के आप पूछते हैं सर कंट्रोल, उस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पता क्या पूछते हैं? सबसे ज्यादा, सर ये कंट्रोल एक्टिविटी में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है? तो क्या फर्क है कंट्रोल एक्टिविटी? अभी लिख लें, बाद में नहीं पूछना, अभी लिख लें। कंट्रोल एक्टिविटी में क्या फर्क है? कंट्रोल एक्टिविटी मैनेजमेंट परफॉर्म करती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर करता है। कंट्रोल एक्टिविटी और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है? कंट्रोल एक्टिविटी मैनेजमेंट कर रही है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इंटरनल ऑडिटर कर रहा है। और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है? इंटरनल ऑडिटर कर रहा है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑडिटर कर, एक्सटर्नल ऑडिटर कर रहा है। भाई कुछ बात समझ आई? अब उस चैप्टर में पहुंच के चैप्टर 12 में ये तो नहीं पूछेंगे बार बार जैसे कंट्रोल एक्टिविटी में टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है। चले आगे चलते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। कंफ्लिक्टिंग रिस्पांसिबिलिटी क्लियर हो गई। रोटेशन, रोटेशन कहता है, अच्छा मुझे ये बात बताइए, जब आप ये भाईजान को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। जब इस क्लास का पहला दिन था उस वक्त ये भाईजान को जानते थे आप? नहीं, इतना नहीं जानते होंगे। अच्छा इसलिए आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ये नहीं जानते। तो पास बैठने उठने बैठने से, कुछ दिन गुजारने से फेमिलियरिटी बढ़ जाती है। उसी तरह अगर इंटरनल ऑडिटर, कोई इंटरनल ऑडिट टीम में ऐसे लोग हैं जो साल से 4, 5, 6 साल हो गए इंटरनल ऑडिट टीम का हिस्सा है, और मैनेजमेंट में भी जो लोग हैं 4, 5, 6 साल हो गए और वो भी उधर ही काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए मैनेजमेंट के लोग, नहीं पेटी भाई नहीं हुए, मैनेजमेंट है, ऑडिटर चोर है, सिपाही है, दोनों के दरमियान में वो, हाँ पेटी भाई का कोई कंसर्ट नहीं है। पूछना ये चाह रहा हूं क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्टार्ट में तो इंटरनल ऑडिट वाले अनफेमिलियर होने की वजह से अच्छे तरीके से चेकिंग करते हो, लेकिन जैसे क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, कैंटीन तो एक ही में जाके खाना खाते होंगे ना, जहां पे सारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज का इंतजाम है, तो क्या इससे दोनों की फेमिलियरिटी बढ़ सकती है? और हो सकता है आगे चल के इंटरनल ऑडिट वाले उनको फेवर दे दें। इसीलिए इसको कहते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट। क्या कहते हैं? फेमिलियरिटी थ्रेट। इसीलिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में वक्तन फवक्तन रोटेशन होती रहनी चाहिए। रोटेशन का मतलब है एम्प्लॉइज को चेंज करते रहना चाहिए आपको, ठीक है? ज्यादा अरसे तक उसे इंटरनल अपनी टीम का हिस्सा ना बनाएं। 3-4 साल काम करवाया फिर किसी और डिपार्टमेंट में भेज दें जिसका कोई इतना ज्यादा ताल्लुक वास्ता नहीं है दूसरे लोगों के साथ। हाँ एफिशिएंट, बिल्कुल। अब ये ट्रेड ऑफ होता है। हमारी फर्म में ये हुआ, अक्सर फर्म में ऐसी प्रैक्टिस होती है कि एक क्लाइंट पे पहले साल जिस टीम को भेजा ना, कोशिश होती है अगली दफा भी उसी टीम को भेजे। क्यों भला? इससे एफिशिएंसी बेहतर होती है। तीसरे दफा भी, तीसरे साल भी उसी को भेजे। क्यों? उन्हें सारे मसले मसाइल का पता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगी, क्या मसला है, कौन सी रिकंसिलिएशन टैली होती है, कौन सी नहीं टैली होती, जो नहीं टैली होती फर्क किस चीज का आता है, कौन कौन से कस्टमर के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं साल के, किस बैंक से लोन लिया हुआ है, क्या सारी चीजें पता होती है टीम को। लेकिन जैसे जैसे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है ना, वैसे वैसे इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज भी होती जाती है। क्योंकि जिस तरह इंटरनल ऑडिटर और मैनेजमेंट ये अगर ज्यादा अरसे तक इकट्ठे काम करते हैं तो इनमें फेमिलियरिटी क्रिएट, उसी तरह एक्सटर्नल ऑडिटर में भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है।
तो याद रखिए एफिशिएंसी तो इंप्रूव होगी, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी या इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज होती जाती है। इसीलिए स्टैंडर्ड आपको कहता है 3, 4, 5 साल तक तो चले बात समझ आती है, लेकिन इसके बाद नहीं। इसीलिए प्रैक्टिकली पार्टनर्स पता क्या करते हैं, फर्म के पार्टनर, वो हर साल टीम में 2-2, 3-3 लोगों को चेंज करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि जी 5 साल तक एक ही टीम गई और 6ठे साल इंटायरली डिफरेंट टीम आगे हाल्ट करने के लिए, वो फिर उस टीम को तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसके बजाय क्या करते हैं, हर साल 1-1, 2-2 लोगों को चेंज करते रहते हैं, ताकि वो जो एक्सपीरियंस है वो भी ट्रांसफर होता रहे, ठीक है, और इंडिपेंडेंस भी कंप्रोमाइज ना हो। रोटेशन वाला पॉइंट समझ आ गया। इसमें एडिशनल कंसर्न मैंने आपको ये बताया कि ये इंटरनल ऑडिटर के लिए है, लेकिन जिस तरीके से इंटरनल ऑडिटर की रोटेशन होनी चाहिए उसी तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर की भी रोटेशन होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये काम? चलिए, अब ये इसलिए ज्यादा डिटेल में समझाया कि केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है। फिर सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच, तीसरा पॉइंट, कंपेटेंस भी देखनी है इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करते हुए, ऑब्जेक्टिविटी भी देखनी है, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच भी देखनी है। इसमें क्या देखना है कि इन शॉर्ट जिस तरीके से ऑडिटर काम करता है एक्सटर्नल ऑडिटर, उसी तरीका कार से इंटरनल ऑडिटर को काम करना चाहिए। सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन्ड अप्रोच का मतलब क्या है, जिस तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटर काम कर रहा है उसी तरीके से। क्या एक्सटर्नल ऑडिटर प्लानिंग करता है काम की, फिर प्लानिंग के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करता है, फिर जो प्रोसीजर परफॉर्म करे उसको डॉक्यूमेंट करता है, फिर जो चीज डॉक्यूमेंट होती है उसे कोई सीनियर रिव्यू करता है? बिल्कुल करता है। तो यही सारे काम इंटरनल ऑडिटर की डॉक्यूमेंटेशन में भी होने चाहिए, उसके वर्क में भी होने चाहिए। फिर क्या कोई क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स होते हैं ऑडिट फर्म में जो इंश्योर करते हैं कि हर प्रोसीजर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो? बिल्कुल उसी तरीके से क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में भी होने चाहिए। आपको बताया था ना एक दफा लफ्ज क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में क्या फर्क है? रिव्यू उसी टीम के अंदर कोई सीनियर पर्सन कर रहा होता है, और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आउट उस टीम से बाहर कोई बंदा, वो बंदा फर्म का भी हो सकता है, फर्म के अलावा भी हो सकता है, इससे लेकिन टीम से बाहर होगा। क्वालिटी कंट्रोल, तो उसी तरीके से इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का भी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू बेसिकली ये इंश्योर करता है कि विद इन द टीम जो मोस्ट सीनियर बंदा है ना, उसके ऊपर भी कोई ना कोई चेक हो कि वो काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी ये फर्म के अंदर कोई दूसरा पार्टनर हो सकता है, या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की बात करें तो हो सकता है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट उन्होंने किसी दूसरी आउटसोर्स्ड किसी दूसरी फर्म के किसी बंदे से कहा हो कि आप आके एक दफा हमारा काम चेक कर लीजिए। बहरहाल क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम होने चाहिए। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? अब ये हो गया हमारा वैल्यूएटिंग इंटरनल फंक्शन। 3 में से एक काम हो गया हमारा। 3 काम हमने क्या करने थे? इंटरनल ऑडिट फंक्शन को वैल्यूएट करना था, डिसाइड करना था किस एरिया में काम वर्क यूज करना है, किसमें नहीं करना, एडिक्वेसी ऑफ वर्क को वैल्यूएट करना था। अब नेक्स्ट एरियाज कैसे सिलेक्ट करेंगे, किस एरिया में वर्क यूज करना है किसमें नहीं। क्या इंटरनल ऑडिटर का वर्क हर एरिया में यूज कर सकते हैं? ना 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 ना, कुछ एरियाज है जिनमें बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें कम यूज कर सकते हैं, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें कोई रोक टोक नहीं, आप यूज कर लें। कौन से एरियाज है जिनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज, यानी कौन सी सिचुएशन है जिनमें इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं कर सकते? ठीक है, जब, हाँ बिल्कुल मेन कंसेप्ट यही है, जब एरिया में रिस्क और जजमेंट ज्यादा हो तब इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज नहीं करना, या जब इंटरनल ऑडिटर में ऑब्जेक्टिविटी और कंपिटेंस के सीरियस इश्यूज हो तब भी उनको यूज नहीं करना। जब आपने इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट, अच्छा ये वाला पॉइंट ज्यादा बेहतर था, इसके नीचे लिखा होता कि आप इंटरनल ऑडिटर को वैल्यूएट करें, अगर इसमें ओके होती हैं चीजें तो इसके वर्क को यूज कर सकते हैं, अगर नहीं होती तो इसके वर्क को यूज ना करें। ये यहां पे होना चाहिए था, लेकिन स्टैंडर्ड ने यहां पे लिख दिया, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। कंसेप्ट वही है कि अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में सीरियस कंसर्न है आपको उनकी कंपिटेंस के हवाले से, उनकी ऑब्जेक्टिविटी अप्रोच के हवाले से, उनके वर्क को यूज ना करें, या जिस एरिया में उनके वर्क को यूज करना है उसमें हाई रिस्क हाई जजमेंट्स हैं तो वर्क को यूज ना करें। समझ आती है ये बात? और अगर कंसर्न तो है इंटरनल ऑडिट वालों के, लेकिन 50-50, कुछ प्लस है तो कुछ माइनस है, दोनों चीजें साथ साथ, और इसी तरह रिस्क है जजमेंट्स हैं लेकिन मॉडरेट। असल में ना ये चीजें आप सोचे जरा, इंटरनल ऑडिटर की कंपिटेंस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच हो, दुनिया का कोई ऐसा थर्मामीटर इजाद नहीं हुआ इंटरनल ऑडिटर के साथ लगाएं वो आपको उसका लेवल बता देगा। ऐसे ही है ना, जजमेंट ही होती है ना,
इसी तरीके से किस एरिया में कितना रिस्क है, कितनी जजमेंट है, दुनिया का कोई थर्मामीटर इजाद नहीं हुआ जो आपको बता दे, जजमेंट होती है। इसीलिए स्टैंडर्ड हमें कोई कंफर्म बात नहीं बताता कि इतने % रिस्क हो, इतने % जजमेंट हो, इतने % कॉन्फिडेंस हो, इतने % इंडिपेंडेंस हो तो फिर ये डिसीजन करना है, बल्कि वो हमारी जजमेंट पे छोड़ देता है। कहता है आप अपनी जजमेंट की बेस पे डिसाइड करें। अगर आपको ज्यादा मसले मसाइल लगे तो वर्क को यूज ना करें, कम मसले मसाइल लगे वर्क को यूज कर लें, दरमियाने मसले मसाइल हैं तो थोड़ा कर लें। वो हमारी जजमेंट के ऊपर हम उसको एवेल्युएट कर लेते हैं। फिर एग्जांपल दे रहा है हमें कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जिनमें आप इंटरनल ऑडिटर के वर्क को यूज कर सकते हैं। ये नो यूज का बता दिया, ये लेस यूज का बता दिया, ये मोर यूज का बता दिया। नॉर्मली हम किन एरियाज में इंटरनल ऑडिटर से के वर्क को यूज करते हैं? सबसे पहला, जब उन्होंने अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन की होती है ना, वो हम यूज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है कि हमने के सिस्टम कैसे चल रहा है। जैसे सेल सिस्टम में हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट, इंटरनल ऑडिटर ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बनाई हुई है क्या कि सबसे पहले कस्टमर ऑर्डर देता है, हम देखते हैं नया कस्टमर है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टम बता रहा हूं, हम देखते हैं नया कस्टमर है कि पुराना कस्टमर है। पुराना कस्टमर है तो उसकी एक क्रेडिट लिमिट होती है कि इसको उधार माल इतने तक दे सकते हैं। हम देखते हैं अगर ऑर्डर की अमाउंट क्रेडिट लिमिट से नीचे नीचे हो ऑर्डर अप्रूव कर देते हैं, अगर ऑर्डर की अमाउंट क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो ऑर्डर को रिजेक्ट कर देते हैं। ये करते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ। अगर नया कस्टमर हो तो हमारा एक क्रेडिट डिपार्टमेंट है, हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, वो कस्टमर की फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगा के उसको एक क्रेडिट लिमिट असाइन कर देता है। तो ये 2 लाख तक की अच्छी हैसियत की पार्टी है, 2 लाख तक सेल कर दो। फिर जब ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है फिर उसकी एक कॉपी हम गुड डिस्पैच डिपार्टमेंट भिजवाते हैं, जो ड्यू डेट पे जो चीजें ऑर्डर की गई होती हैं उनको गोदाम से निकलवा के कस्टमर को डिस्पैच कर देता है और एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसे गुड डिस्पैच नोट कहते हैं। फिर जीडीएन, फिर डिस्पैच डिपार्टमेंट इस जीडीएन को इनवॉइसिंग डिपार्टमेंट भेज देता है, जो इस जीडीएन और पर सेल्स ऑर्डर जो ऑर्डर डिपार्टमेंट से तय हुआ था उसकी बेस पे इनवॉइस बनाता है। फिर इनवॉइस की एक कॉपी कस्टमर को सेंड है, एक कॉपी अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेंड की जाती है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस सेल्स की फिर एंट्री पास करता है, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। ये सारा सेल्स का सिस्टम है। हमें फर्स्ट टाइम कैसे पता चलेगा? जब क्लाइंट के प्रेमिसेस में जाके वॉक थ्रू करेंगे। लेकिन अगर ये सारा सिस्टम ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट किया हुआ है फ्लो चार्ट्स के जरिए से, ये हमारे चार्ट, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है ऑर्डर सेल्स सिस्टम का, इसमें ये 4 डिपार्टमेंट है, ये ऑर्डर है, ये डिस्पैच है, ये इनवॉइसिंग है, ये काउंटिंग डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में ये बंदा ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसमें ये तो बताइए ये एक सफा हमारे लिए काम का है कि नहीं? हम उसे ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको रीचेक भी करते हैं, ये प्रोसीजर भी परफॉर्म, लेकिन बहरहाल ये एरिया काम का। अच्छा आगे चलते हैं। रिस्क असेसमेंट, अगर इंटरनल ऑडिट वालों में देखिए किसी भी जगह पे अगर रिस्क है ना तो ऑडिटर को बाद में टेंशन होती है, पहले तो बिजनेस करने वालों को टेंशन होती है कि ये रिस्क है, अगर इसको एड्रेस ना किया हमारा बिजनेस डूब सकता है। तो मुझे सोच के बताइए क्या रिस्क असेसमेंट सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिटर करते होंगे? इंटरनल ऑडिटर भी करता होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, इंटरनल ऑडिटर की कोई स्टूडेंट बता सकता है इंटरनल ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट में और एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्क असेसमेंट में बड़ा फर्क क्या होता है भला? शाबाश, इंटरनल ऑडिटर की लिमिट ज्यादा होती है, उसका स्कोप ज्यादा होता है, उसने ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई करने होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर का फोकस सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है। एक्सटर्नल ऑडिटर वाले रिस्क को हम कहते हैं ऑडिट रिस्क, और इंटरनल ऑडिटर का फोकस पूरे के पूरे बिजनेस पे होता है, चाहे उसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है या नहीं है, इसे कहते हैं बिजनेस रिस्क। तो इंटरनल ऑडिटर का फोकस किसके ऊपर होता है? बिजनेस रिस्क के ऊपर। एक्सटर्नल ऑडिटर का फोकस किसके ऊपर होता है? ऑडिट। ऑडिट रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हद तक लिमिटेड होते हैं। वो रिस्क, वो बिजनेस रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं वो ऑडिट रिस्क भी है, एक्सटर्नल ऑडिटर इनसे कंसर्न्ड है। और वो वाले बिजनेस रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करते वो क्या है? वो क्या है? वो ऑडिट, वो बिजनेस रिस्क तो है, ऑडिट रिस्क नहीं है। तो बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क समझ आया? कौन से वाले ज्यादा होते हैं? हम एज ऑडिटर प्रैक्टिकली पता क्या करते हैं, इंटरनल ऑडिटर वाले को जाके कहते हैं सर आपने जो बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई किया हमें लिस्ट तो दे दें। वो कहता है वो तो पूरे बिजनेस का रिस्क है, आपको उससे क्या, आपने खुद बिजनेस करना है?
हम कहते हैं नहीं हमने बिजनेस नहीं करना, और वो वाकई आपकी बात ठीक है, सारे के सारे बिजनेस रिस्क हमसे रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इन्हीं के अंदर कुछ ऐसे रिस्क भी हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करते हैं। हम वो निशान लगा के सिर्फ वो वाले रिस्क निकालना चाहते हैं, ऑडिट रिस्क। समझ आया? बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क, कंसेप्ट समझ आया? तो मुझे बताइए जरा, आपने बताना है ये बिजनेस रिस्क है कि ऑडिट रिस्क है कि दोनों है। ठीक है, आप गाड़ी पे गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए, और उसने आपको 5 चिंगजी पे गए, चले ठीक है, चिंगजी पे गए, आपने कहा 200 का पेट्रोल डाल दो, उसने 197 रुपये 27 पैसे का पेट्रोल डाला और कहा सर बाकी पैसे टूटे हुए नहीं है, चले जाएं आप। अब आप चले गए, बताइए ये रिस्क है कोई? क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट आएगा? नहीं, क्योंकि उसने बेसिकली किया क्या, पेट्रोल पंप पे 197 रुपए थे ना, उसने सेल 197 की रिकॉर्ड की, लेकिन ऊपर के 3 रुपए अपनी जेब में रख दिए। इससे उस पेट्रोल पंप की रेपुटेशन तो इफेक्ट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड नहीं है। ये बिजनेस रिस्क तो है, ऑडिट रिस्क नहीं है। नहीं है? बर्गर खाने के लिए गए, उसमें से कोई दुम निकल आई किसी चीज की, पैसे दे चुके हैं आप, पैसे दे चुके हैं, उसके बाद कब हुआ है? और जो पैसे आपने दिए हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिकॉर्ड हो चुका है। बिजनेस रिस्क है कि ऑडिट रिस्क? बिजनेस रिस्क है, क्योंकि आइंदा इसकी फ्यूचर सेल कम होगी, लेकिन चूंकि फ्यूचर सेल तो रिकॉर्ड होती नहीं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। क्लासिक एग्जांपल एक जगह पे उसने दी थी, एक जगह पे क्लासिक एग्जांपल बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क को फर्क को समझने के लिए उसने कहा, अगर कोई बैंक जंगल में जाके अपनी ब्रांच ओपन कर ले, इसमें ऑडिट रिस्क 0 है, ना कोई ट्रांजैक्शन होगी, ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होगी, लेकिन बिजनेस रिस्क 100% है, सारे का सारा लॉस, जितना भी खर्चा करेंगे सारे का सारा लॉस में जाए। तो ये बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में फर्क समझ आ रहा है आपको? बिजनेस रिस्क अगर आईकैप हमें कहे ना वैल्यूएट करो, हमने बिजनेसमैन बनना है, ऑडिटर नहीं बनना। जब बिजनेस रिस्क वैल्यूएट करने को गया, हमने क्या बन के सोचना है? बिजनेसमैन। हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, बाकी चीजों के ऊपर फोकस करना है। हमने ये भी देखना है हमारा कस्टमर खुश रहे, उसे अच्छी सर्विसेज मिले, प्रोडक्ट अच्छी हो। लेकिन जब वो कहे आईकैप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करो, हमने ऑडिटर बन के सोचना है। फिर हमने कहना है बाकी चीजों को गोली मारो, सारी रात जनरेटर चलता रहा है, चाहे बिजली भी आ रही थी फिर भी जनरेटर सारी रात चलता रहा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो पूरा खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है ना, हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सोचना। बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में डिफरेंस समझ आया? ठीक है, कोई आपसे पूछे दोनों में क्या फर्क है, कोई टेक्निकल बात नहीं करनी, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं बतानी, जो लिखी हुई है सिंपल इतना कहना है कि बिजनेसमैन बन के सोचो जो चीज गलत लगे वो बिजनेस रिस्क है, और ऑडिटर बन के सोचो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी गलती हो सकती है वो ऑडिट रिस्क है। क्लियर? ये सूल याद रखेंगे? अच्छा, आज के लेक्चर में बाकी सारा कुछ भूल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो मैंने आपको कंट्रोल एक्टिविटी, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क बताया, और फिर ऑडिट रिस्क और बिजनेस रिस्क में फर्क बताया, ये नहीं भूलना। ये केस स्टडी वाली चीज है, बाकी की तो आप मैं कुछ भी ना पढ़ाऊं, आप घर जाके पढ़ेंगे, आप याद कर लेंगे, रटा, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, कॉन्फिडेंस। लेकिन ये केस स्टडी में जो कंसेप्ट टेस्ट होता है ये मैंने तसल्ली से पढ़ा दिया। ठीक है, तो बाकी इनमें मुझे कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। बहरहाल आगे चलते हैं। कंसेप्ट कंसेप्ट निकलता है, हो सकता है कोई नीचे पता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इंटरनल ऑडिटर करता है, हम भी यूज कर नहीं, इंटरनल ऑडिटर क्यों नहीं करता? ये नो वाला कौन था? मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में पढ़ा तो था, पहला पॉइंट ही यही था। ये क्या है? ये कौन था नो वाला? नहीं बताया, स्कोप बताया। अच्छा, हाइब्रिड से आवाज आई है, ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझा इधर क्लास में। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी, लेकिन कौन से सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स? इन्वॉल्विंग लिमिटेड। क्यों? हाई जजमेंट वाले नहीं करने, हाई जजमेंट पे खुद काम करना है। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री आपको पता है ऑडिटर अगर 20 ब्रांचेज है या वेयर हाउसेज हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर 20 में से कितनों को चेक करेगा? 6, 7, 8 को। लेकिन मैनेजमेंट और इंटरनल ऑडिट वाले 100% को करते हैं। तो मुझे बताइए, जिन यहां पे उन वेयर हाउसेज की बात नहीं हो रही जिन पे ऑडिटर विजिट कर रहा है, वो तो खुद करेगा। यहां पे उन वेयर हाउस की बात हो रही है कि अगर इंटरनल ऑडिट वालों ने कुछ एक्स्ट्रा वेयर हाउसेज को विजिट किया है, उसमें कुछ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री आइडेंटिफाई की है, तो क्या हम एज ऑडिटर उस एडजस्टमेंट को हम खुद भी उसको कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसकी डिटेल ले सकते हैं कि नहीं? कि हम कहेंगे नहीं ये मिसस्टेटमेंट चूंकि हमने आइडेंटिफाई नहीं की इसलिए इसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहेंगे? नहीं। तो इन्वेंट्री काउंट ऑब्जर्व करने में इंटरनल ऑडिटर की हेल्प, लेकिन ये उन एरियाज के लिए है जिनमें खुद विजिट नहीं करता। ये ना हो अगर इंटरनल ऑडिटर खुद, एक्सटर्नल ऑडिटर खुद घर में बैठा है और इंटरनल ऑडिट वाले काम कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, वो ठीक नहीं है।
खुद काम करना ही करना, ये जिनमें खुद नहीं किसी वजह से काम कर रहा वहां भी। टेस्ट ऑफ कंप्लायंस में लॉज एंड रेगुलेशन, एनवायरमेंटल लॉज, यानी वो लॉ, हर वो लॉ, जनरल रूल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट कर सकता है, उसकी टेस्टिंग देखेंगे। इंटरनल ऑडिटर ने की है तो क्या कंप्लायंस आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर वाला चेक करता रहता ना, ये वाले लॉज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं, ये वाले लॉज हैं, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं। रिसेंट टाइम में केस स्टडी, उसके अंदर मिलते जुलते दो चीजें, अगर किसी लॉ की वायलेशन करें तो क्या होगा, कंपनी के ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल है, कंपनी दो चीजें आपके ध्यान में आनी चाहिए जब कभी वायलेशन हो। एक सॉफ्ट वर्जन, वो क्या है, पेनल्टी पे करना पड़ सकती है। दूसरा हार्ड वर्जन, वो क्या, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अगर लॉ की नेचर ऐसी है वो लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बाज़ औक़ात पंजाब फूड अथॉरिटी वाले आते हैं ना, उन्हें पता चले मिलावट वाला दूध है, दूध गिरा देते हैं सारे का सारा, ये एक तरह से पेनल्टी समझ लें। और बाज़ औक़ात उसका लाइसेंस कैंसिल करके कहते हैं चलो भाई थाने। तो इसी तरीके से बैंक से लोन लिया, उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी होती है लोन की। अगर लोन लिया, लोन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, पहला सॉफ्ट वर्जन कि पेनल्टी पे करना पड़ सकती है, दूसरा हार्ड वर्जन, बैंक कह सकता है कि मेरा सारा लोन वापस करो। और अगर आप लोन वापस करने के काबिल नहीं हैं, जो कि नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, इस काबिल होते तो लोन थोड़ी देते, तो फिर गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होते हैं। ये भी एक तरह से वो लाइसेंस कैंसिल वाली की तरफ बात जा रही है। तो लॉ की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं, इंटरनल ऑडिट वाले चेक कर रहे होंगे, हम भी उसकी रिपोर्ट देख लें कि जिस लॉ की उसने कहा वायलेशन हो रही है, हम भी रिपोर्ट कर देंगे इसकी वायलेशन हो रही है। और ट्रेसिंग ट्रांजैक्शन थ्रू आउट द अकाउंटिंग सिस्टम, ये होता है कि देखना कि ट्रांजैक्शन जैसे जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में सही पोस्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ये पोस्टिंग के साथ इसका ताल्लुक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, किस चीज की एग्जांपल्स कर सकते हैं। अभी तक हमने दो चीजें सीखी, पहले इवैल्यूएट किया इंटरनल ऑडिट फंक्शन को, फिर सीखा किस एरिया में इसका वर्क यूज करना है, किस में नहीं। ये 6-7 एग्जांपल खास तौर पे। अगली बात और आखिरी, चाहिए सिर्फ 5 मिनट में, मैं ये नहीं पढ़ाता, ठीक है, ये नहीं पढ़ाता, बस। अच्छा, नहीं पढ़ाना तो मैंने कंफर्म है, आपने शोर मचाना है थोड़ा तो मचा लें, मुझे कोई इतराज नहीं, पढ़ाने नहीं, वैसे समझ आ रही है ना। तीसरा स्टेप क्या है, एडिक्वेसी ऑफ वर्क इवैल्यूएट करना कि वो एडिक्वेट है कि नहीं, जो यानी काम किया है इंटरनल ऑडिट वालों ने। अब उस काम, जरा गौर से सुनिए, उसके काम में क्या चीजें चेक करनी है। हमने देखना है क्या उसका काम प्रॉपरली प्लान, परफॉर्म, डॉक्यूमेंट, रिव्यू हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, ये तो हमने इधर देख नहीं लिया हुआ। हाँ, ये पहले हम अंदाजा लगा रहे थे कि इनका काम होता कैसा है, ये अब देख रहे हैं काम वैसा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर देखना है हमने क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया कि नहीं किया। भाई हमारा एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, ऐसा तो नहीं इंटरनल ऑडिट वालों ने 10,000 सेल्स की ट्रांजैक्शन है, 6 चेक करके कहा वो सब कुछ ठीक है, एविडेंस तो ली है, क्या सफिशिएंट है। इंटरनल ऑडिट वाले नॉर्मली 100% काम करते हैं, लेकिन समटाइम सैंपल बेस पे भी काम करते हैं, लेकिन याद रखिए उनका सैंपल साइज भी रीजनेबल होना चाहिए। अगर काम को प्लान तो कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन एविडेंस सफिशिएंट नहीं है, तो फिर हमारे काम का नहीं है। एविडेंस की बेस पे जो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो कंक्लूजन ठीक है कि नहीं। कंक्लूजन, जब हम ऑडिट में वर्ड कंक्लूजन बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है भला, दो ही कंक्लूजन, हाँ जी, ओपिनियन भी कह सकते हैं कि चीज ठीक है या चीज ठीक नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या जो कंक्लूजन है वो एविडेंस की बेस पे ही है, कंक्लूजन कंसिस्टेंट है एविडेंस के साथ, एविडेंस के साथ कंसिस्टेंट है। क्लाइंट ने इस साल, अब देखिए एक वर्किंग पेपर के ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने मुझे बताना है एविडेंस कंक्लूजन के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। यहां पे सिखा क्या रहा है आपको कि इंटरनल ऑडिटर जो काम करे उसका एविडेंस कंक्लूजन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। आप वर्क को एडिक्वेट कर रहे हैं, इंटरनल वाले ने कहा ये सर देखिए मैंने डॉक्यूमेंट किया काम, पढ़ लें। आपने उठाया सफा, आपने कहा डॉक्यूमेंटेशन तो है, तो अब मैं लेकिन देख लूं एविडेंस भी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट है कि नहीं। और कंक्लूजन
कंसिस्टेंट विद एविडेंस है कि नहीं? उसने कहा क्लाइंट ने ड्यूरिंग द ईयर एक फिक्स एसेट खरीदा, लेकिन चूंकि इस फिक्स एसेट को इस्तेमाल नहीं किया गया, इसीलिए इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की गई। कंक्लूजन क्या है? सेटिस्फैक्टरी, नो मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड। बताइए क्या इस वर्किंग पेपर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? क्या प्रॉब्लम है? एविडेंस और कंक्लूजन में कंसिस्टेंसी नहीं है। एविडेंस जिस कंक्लूजन पे पहुंचाना चाहता है उस पे नहीं पहुंच रहे। एविडेंस कह रहा है मिस स्टेटमेंट है, जबकि कंक्लूजन क्या है? मिस स्टेटमेंट नहीं है। और फिर अगर कोई एक्सेप्शन आइडेंटिफाई हुई है, एक्सेप्शन आइडेंटिफाई, उसे प्रॉपरली रिजॉल्व होना चाहिए। ये कंसेप्ट हमने कंफर्मेशन में भी सीखा है। बता सकते हैं कैसे? कि अगर कोई एक्सेप्शन कहते हैं किसको है? डिफरेंस को, इनकंसिस्टेंसी को, डिसएग्रीमेंट को। क्लाइंट ने कहा मैंने 50 लाख लेना है, डेटर ने कहा मैंने तो 30 लाख देना है। एक्सेप्शन है, इस पे मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं करना चाहिए, कि इसको रिजॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व करना चाहिए ना। अब वो आगे हमने प्रोसीजर पढ़े थे कि रिकंसिलिएशन बनवाएंगे वगैरह वगैरह। यहां पे भी यही कह रहा है कि आपने जो भी एक्सेप्शन अगर आइडेंटिफाई हुई है ना, उसको प्रॉपरली रिजॉल्व होना चाहिए। बस इतना काफी है, और नहीं पढ़ा रहा मैं। ये पढ़ा क्योंकि जो असाइनमेंट है ना उसमें ये कंसेप्ट भी मेरा ख्याल है डिस्कस होना था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कल बहरहाल फिर से क्विक ओवरव्यू दे दूंगा आपको इस पॉइंट का भी। लेकिन जब हमने इंटरनल ऑडिटर के वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है, 4 चीजें कौन सी देखनी है? इंटरनल ऑडिटर के वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है, 4 चीजें कौन सी देखनी है? और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को गौर से सुन ले मेरे भाई। इंटरनल ऑडिटर को नहीं कह रहा, इंटरनल ऑडिटर के वर्क की एडिक्वेसी को वैल्यूएट करना है। 4 चीजें कौन सी देखनी है? प्रॉपरली प्लान परफॉर्म, ये वाली चीजें पूछ रहा हूं भाई, ये वाले इवैल्यूएटिंग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट और चीज है, इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी ऑफ वर्क और चीज। खुदा का खौफ कर यार, अच्छी वाली सारी तैयारी करके फिर क्वेश्चन गलत कर रहा है। वर्क वाज प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म डॉक्यूमेंट रिव्यूड, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ कि नहीं हुआ, कंक्लूजन एप्रोप्रिएट थे कि नहीं, कंसिस्टेंट विद एविडेंस, और अगर कोई एक्सेप्शन है रिजॉल्व होगी कि नहीं। अगर इन सब का जवाब यस है तो मुबारक हो, आपको खुद काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी का जवाब नो है, खुद करना है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।